Okay, so today we are going to discuss about essay writing because एक essay का पेपर आता है. Okay, essay का पेपर है 250 नंबर का. 250 नंबर is the total नंबर. Okay, तो टोटल नंबर जो यूपीएससी अलाउ करती है वो मैक्सिमम मार्क्स है. और इसमें the variation is very huge and the variation is such that it can make you a topper or it can push you out of the list. I have seen people getting pushed out of the list and I have seen people जिनका entire GS का जो performance है it has been lifted by essay. So people have got in the 70s and the 80s which technically has pushed them out of the list, and people have got in the 170 range as well. There was this girl Apurva Pandey, all India rank 39. I think she got 175. Okay, it was the highest. उसके साथ साथ there are people, okay, who have got in the 150s and 160s. तो ऐसा क्या होता है? Okay, is it random? Is essay writing random? You might have heard this thing कि यार मैंने बहुत अच्छा essay लिखा, आए मेरे 80 नंबर 90 नंबर. And you might have seen people telling कि यार essay उतना अच्छा नहीं था, तगड़ा नहीं था, फिर भी 140 150 आ गए मेरे. Okay, so see, अगर random है भी process, if the process is random तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? क्या कर सकते हो? Nothing you can do. लेकिन what you can assume कि process fair है. आप एज अ कैंडिडेट ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हो. ओके, दंगा फसाद आंदोलन स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसे को आप ये करो, रशियन रूलेट कह सकते हो. लेकिन अगेन यू एज अ कैंडिडेट व्हाट यू कैन डू इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज टू गिव योर बेस्ट. तो प्रिपरेशन डिमांड करता है. डोंट बी दैट कैंडिडेट हु हैज रिटन हिज फर्स्ट एसे और हर फर्स्ट एसे इन द एग्जामिनेशन हॉल. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से. ओके, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से. और ऐसे में मैंने पहले क्या बताया था कि कंटेक्स्ट मैटर्स. ओके, कंटेक्स्ट जीएस के आंसर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग द कंटेक्स्ट. यार कंटेक्स्ट से ही लिखना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सीसीपी मॉडल मैंने बताया था. सीसीपी मॉडल में क्या बताया था? कंटेक्स्ट, सी फॉर कंटेंट एंड पी फॉर प्रेजेंटेशन, राइट? सो उसमें क्या है, जीएस में जो हम आंसर्स लिखते हैं उसमें कंटेक्स्ट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. बट वेन वी आर राइटिंग एन एसे, जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो तीनों चीज इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. presentation top notch, content top notch, and context top notch. Then only you are going to get 150 and 160s. जो आपके पेपर का हाइजीन होता है. ओके, आप ऐसे लिख रहे हैं और आपका एक पेपर का हाइजीन होता है बिकॉज यू हैव टू राइट कंटिन्यूअसली ऑन 14 पेजेस 15 पेजेस, 14-15 पन्ने आप भर रहे हो. ओके, तो एक सेंस होता है कि मैं कैसे पूरे प्रोसेस को हाइजीनिक रखूं. इफ योर एसे इज लेडन विथ कट्स, पूरा कट है, कहीं पर ये आप पूरा काट रहे हो, कहीं पर ऐसे काट रहे हो, कहीं पर यू आर कंटेंट में आपके दिक्कत है. कंटेक्स्ट अगर राइट भी हो गया, कंटेक्स्ट अगर राइट भी हो गया तब उस उतने नंबर नहीं मिलेंगे आपको. तो लेट अस स्टार्ट विथ गेटिंग द बेसिक्स राइट. तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द टॉपिक. आपको टोटल 8 टॉपिक्स मिलते हैं आज के टेस्ट में जो मैंने भेजा है आपको. फॉर पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू दी 28 टेस्ट, मैं बताता हूँ कंटेंट कैसे आएगा. बहुत आसानी से आएगा और कंटेंट इतना ब्यूटीफुल आएगा दैट ओके यू विल बी एबल टू राइट एनी एनी टॉपिक. और वो मैं अभी बताता हूँ कैसे आएगा. अभी जो हु हैव सब्सक्राइब टू दी 28 टेस्ट उनको मैंने 4 टॉपिक वाला भेजा है. हाफ लेंथ है, एक ही ऐसे अभी आपको लिखना है. नेक्स्ट में भी आपको हाफ एक लिखना है. 17 को है, आई थिंक 17 नवंबर को है. जो थर्ड टेस्ट होगा दैट विल बी फुल लेंथ, तो वहां पर आप 2 ऐसे लिखोगे. तो ओरिजिनल एग्जाम में जब आप एग्जाम में जाओगे मेंस एग्जामिनेशन में, वहां पर आपको टोटल 8 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक चूज करना है. एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है. सेक्शन ए में क्या होता है? सेक्शन ए में होता है आपका कंटेम्पररी टॉपिक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, समटाइम्स यूपीएससी जंबल भी करता है, बी वाले टॉपिक्स ए में दे देता है, ए वाले टॉपिक्स बी में दे देता है. लेकिन जनरली व्हाट इज द रूल ऑफ द थंब? दैट कंटेम्पररी टॉपिक्स मिलेंगे आपको ए में. करंट अफेयर्स बेस्ड, मॉडर्नाइजेशन, एआई, ग्लोबलाइजेशन, ओके, पंचायती राज, इस टाइप के, विमेन्स राइट्स, इस टाइप के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कंटेम्पररी सेक्शन में. और बी में क्या होता है? जनरली फिलोसफिकल सेक्शन होता है. फिलोसफिकल सेक्शन में जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट कि कोई कोट है, बहुत फेमस ऑथर का कोट है, बहुत फेमस फिलोसोफर का कोट है, उसको एज अ टॉपिक कन्वर्ट करके, ओके, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ओके, सपोज दिस इज द अगर कोई किसी ने कहा
Okay, some major philosopher has said something. Okay, know thyself. हमारे जो सिम्युलेटर टेस्ट था, इफ यू रिमेम्बर, प्रियांश है कि प्रियांश हैज आई थिंक अटेम्प्टेड दैट एसे वाला टेस्ट। उसमें उसमें नो दाई सेल्फ करके एक भेजा था मैंने, राइट? तो फेमस फिलोसोफर सेनेका एंड सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, चाणक्य, इन सभी ने जो इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, बहुत लैंडमार्क चीजें कही हैं, बहुत ही आइकॉनिक जो उनका टैगलाइन है, स्लोगन्स है, ओके, दैट कैन कम एज अ फिलोसॉफिकल टॉपिक। और हो सकता है आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी कोई टॉपिक दे दे। इज ह्यूमन सिविलाइजेशन गोइंग द राइट वे? ओके, ऑलराइट, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दिस इज डन। आपको पता चल गया टोटल 8 टॉपिक है, उसमें से आपको एक एक चूज करना है। तो अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से अंडरस्टैंड द टॉपिक? ऑलवेज गो फॉर द टॉपिक विच यू अंडरस्टैंड द बेस्ट। ओके, ऑलवेज गो फॉर द टॉपिक। भाई 8 टॉपिक है, उसमें से 4 एक सेक्शन में है, 4 एक सेक्शन में है। ओके, यहां पर कैंडिडेट की 2 माइंडसेट होता है। अ कैंडिडेट हैज 2 काइंड्स ऑफ माइंडसेट। या तो वो बेस्ट पॉसिबल टॉपिक उठाएगा जो उसको समझ आ रहा है, या ही विल गो विथ अ यूनिक टॉपिक। इसके पीछे का रीजन क्या है यार? यूनिक जो टॉपिक है ना, वो कोई नहीं लिखता है, मैं लिख दूंगा ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। यहां पर थॉट प्रोसेस इज फाइन। अगर आप किसी यूनिक टॉपिक पे लिखोगे तो इट माइट ब्रेक मोनोटनी ऑफ द एग्जामिनर। लेकिन यहां पर एक हॉरिबल चीज आपके साथ क्या हो सकती है? आपके साथ एक हॉरिबल चीज हो सकती है दैट यू मिस इंटरप्रेट दैट टॉपिक। वो टॉपिक इतना टफ है। एक टॉपिक था, ओके, इफ सोशल जस्टिस इज नॉट इन endangered, इट इज engendered। इस टाइप का एक टॉपिक था, उस पर शशि थरूर had also raised this issue in parliament, that what do you mean by this topic? So people had written on this topic। ये क्यों लिखा उन्होंने? ये क्यों लिखा कि ये सोच के सर कि यूनिक है। यूनिक लिखूंगा तो जो इवेलुएटर है, सर या मैम जो भी इवेलुएट कर रहे हैं, दे विल गेट इम्प्रेस्ड एंड दे विल अवार्ड मी गुड मार्क्स। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप यू आर रनिंग द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। आपने ऐसा बहुत ही हैवी टॉपिक ले लिया जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। सारे लड़के सपोज ऑप्शन 1 या 2 लिख रहे हैं, आप ऑप्शन 3 4 पे डेलिब्रेट करके आपने एक चूज किया। भाई कोई रीजन है ना दैट ऑल द पीपल हैव अवॉइडेड 3 and 4। मेंस लिखने वाले आपके जितने केपेबल हैं ही। प्रीलिम्स निकाला है तो कुछ ना कुछ केपेबिलिटी होगी ना। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा दैट ओके मैं इसको लिख लेता हूं और इससे क्या होगा, यूनिक अप्रोच रहेगा, मोनोटनी टूटेगी और मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। यहां पर आपको बहुत हाई रिस्क है मिस इंटरप्रिटेशन का। लेकिन ये भी नहीं सोच के कि ये ज्यादा लोग नहीं लिखेंगे तो लेट मी गो विद द सेफर ऑप्शन। अगर समझ आ रहा है, सपोज देर इज अ टॉपिक एंड यू से टू योर सेल्फ कि भाई ये तो ज्यादा लोग नहीं लेने वाले, लेकिन मुझे समझ भी आ रहा है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, एंड डोंट चीट योर सेल्फ देयर। अगर आ रहा है तो ऑनेस्टली बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। जस्ट गो विद द टॉपिक विच यू कैन बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रेट, विच यू आर एबल टू इंटरप्रेट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, उसमें एवरेज नंबर आ जाए ठीक है, 130 आ जाए, 135 आ जाए, एवरेज टॉपिक लेके। लेकिन अगर आप 150 के लालच में, फॉर द ग्रीड ऑफ 150, दैट ओके आई लेट मी गेट 150 160, आई विल टेक अ यूनिक टॉपिक, आपने मिस इंटरप्रेट कर दिया, पता चला आप 80 70 80 के रेंज में आ गए। और मैंने पहले भी बताया है दैट दिस एग्जामिनेशन एक एक मार्क्स पे 15 15 रैंक डिसाइड हो रहा है। ओके, सपोज यू आर गेटिंग 995 आउट ऑफ द पॉसिबल मे बी 1750। 995 अगर आपको आ रहा है, आई थिंक 1750 या 2025 है। ओके, अगर हाँ 1750 इज फॉर मेंस आई गेस, 2025 इज फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो अगर आपको 995 आ रहा है तो भाई आपके साथ ना टोटल 10 कैंडिडेट्स खड़े होंगे 995 पे। रैंक सपोज मे बी रैंक 91 से लेके 100 डिसाइड हो रहा है, और 996 जिसको आया उसका रैंक तुरंत 90 हो गया। और ओके, जस्ट अ मोमेंट।
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये चीज आपको, ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक एक नंबर पे जहां पर डिसीजन हो रहा है आपका रैंक्स का, एक एक नंबर से यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। ओके, एक एक नंबर से यू आर आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है, गलत क्या होता है, नूब्स क्या गलत करते हैं, नॉर्मीज क्या गलत करते हैं, व्हेन दे आर राइटिंग एसे, स्टार्ट राइटिंग द एसे एज इट इज। ओके, आज जैसे ही पेपर मिलता है फर्स्ट पेज पे स्क्रिबल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। व्हाट डू यू हैव टू डू, लास्ट के 4-5 पेज को डेजिग्नेट एज द रफ पेज। यूपीएससी आपको 2 पेज देगी, इन माई नॉलेज 2 पेज देती है, ओके, लेकिन रफ पेज आप बना भी सकते हो। जो यूपीएससी आपको आंसर शीट देगी उसके लास्ट में सपोज दिस इज, ऊपर रफ लिख दो और ब्रेन स्टॉर्म करो, एंड आफ्टर यू आर डन ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको काट दो, जस्ट जस्ट टू बी श्योर कि वो चेक ना हो जाए। ओके, हाँ, स्ट्रक्चर आपको करना है, उस पर कितना आपको लेना है टाइम, यू कैन स्पेंड एज मच एज 30 मिनट्स, आधा घंटा तक मिनिमम। आई विल से 10 मिनट्स तो करना ही है, 10 मिनट आपको करना ही है, और दोनों ऐसे मिला के मैं बोल रहा हूं मिनिमम 10 मिनट करना है, लेकिन मैक्सिमम यू कैन डू टिल 30 मिनट्स, मैक्सिमम आप 30 मिनट तक कर सकते हो। और उसमें आप करोगे क्या, उसमें आप देखोगे कि विच ऑल डायमेंशन यू कैन डू। अब यहां पर आ जाता है आईबीसी मॉडल। व्हाट इज आईबीसी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो मैंने जीएस में बताया था सेम चीज आप यहां करोगे। ओके, नहीं, जीएस में डिफरेंट है, एसए में आपको फुल करने की जरूरत नहीं है, एसए में नॉर्मल लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मैं नहीं बोलूंगा कि आपको पन्ने भरना है, वहां पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जीएस में तीनों पेज आप भर लेना, जो मान लो 15 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो जीएस में, तो इट इज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा अपने फॉन्ट्स को बड़ा करके, राइटिंग थोड़ी सी स्ट्रेच करके, मे बी डायग्राम थोड़ा सा बना के थोड़ा सा उसको फुल करना होता है। ओके, बिकॉज टॉपर्स नहीं कहा है, मल्टीपल टॉपर्स हैव कंफर्म दिस फैक्ट कि उनका मेंस का जो मार्क्स है, इट हैज सीन अ सिग्निफिकेंट जंप। एंड आई थिंक साई यू आर राइटिंग इन 1 पेज ओनली, राइट, जो आपका चेक करता हूं मैं। ओके, सो दैट इज फाइन अभी के लिए, बिकॉज सिंस यू राइट इन दैट बिग पेज, बट इन द एग्जामिनेशन ओके ट्राई करना कि एज मच एज पॉसिबल जितना फॉन्ट आप खींच सकते हो इन जीएस। लेकिन एसए में ये कोई रूल नहीं है, ऐसे में ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है आईबीसी मॉडल। आईबीसी मॉडल आप यहां भी करोगे तो भाई सोचना है आपको बैठ के, वहां पर एस लिखना स्टार्ट मत करना प्लीज। और ये चीज आपको अभी जो टेस्ट सीरीज लिखोगे, जो एसए के टेस्ट सीरीज आएंगे उसमें आपको पता चलेगी। पहले क्या करो, पहले क्या करो कि राइट स्टार्ट राइटिंग एज सून एज यू गेट द पेपर। उसमें क्या हो सकता, व्हाट रिस्क्स आर देयर, राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक जानते हो ना, व्हाट इज राइटर्स ब्लॉक, लिख रहे हो आइडियाज खत्म हो गए। ओके, देन इनकोहेरेंट स्ट्रक्चर, पहले कुछ लिख रहे हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लिख रहे हो, बीच में इन्वायरमेंट आ गया, इन्वायरमेंट के बाद कब साइंटिफिक आ गया पता नहीं, साइंटिफिक के बाद क्या आ गया पता नहीं चल रहा है। ओके, 4 पन्ने के बाद लिटरली आप यू आर ब्लैंक, व्हाट शुड आई राइट। यहां पर क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द पेपर रफ करके, जब अगर आप बैक ऑफ द पेपर स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वहां पर क्या होता है दैट सपोज यू हैव रिटन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, अब आप चुप हो गए। ओके, अब क्या करूं, तुरंत पीछे आपने किया, लास्ट पेज पे देखा, अच्छा मुझे अब लिखना है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। वहां पर करना क्या है आपको, लास्ट पेज पे इंट्रोडक्शन डिसाइड करो, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखूंगा, बॉडी डिसाइड करो, बॉडी में कौन कौन से डिमेंशंस कवर करूंगा मैं, हिस्टोरिकल डायमेंशन है, इन्वायरमेंटल है, पॉलिटिकल है। ओके, आई हैव क्रिएटेड द सब्जेक्ट मॉडल। सब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कैसे लिखना होता है, ओके वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसमें मल्टीपल डायमेंशंस कैसे कवर करना है वो आप कर सकते हो। देन कंक्लूड कैसे करना है वो भी डिसाइड कर सकते हो आप वहां पर। ओके, सो व्हेन दिस हैपेंस, व्हेन यू डू दिस, कि इन्वायरमेंटल डोमेन है, इन्वायरमेंटल डोमेन में मैं 10 चीजें ये लिख सकता हूं, सोच रहे हो बैठ के, तो राइटर्स ब्लॉक कभी नहीं आएगा। इनिशियली ही सोच लिया भाई कि पेज नंबर 4 तक मैं क्या लिखूंगा,
एंड यू कैन राइट दैट. अगर मैं एक चीज बताता हूं आपको, आपको लगेगा यार समय बर्बाद होगा. समय बर्बाद नहीं होगा. अ पर्सन ए एंड अ पर्सन बी, पर्सन ए जो है ही स्टार्ट्स राइटिंग as soon as he gets, पता है उसका ना, देयर इज अ वेरी गुड चांस उसका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज वो बार बार रुकेगा आइडिया सोचने के लिए. और पर्सन बी हैज स्पेंड 25 minutes on making a structure, and this person is never going to stop while writing because उसके पास idea ready to go. ओके, रेडी टू गो. एक रेकॉनर टाइप से उसके पास एक उसको आप क्या बोलोगे, दे हैव दैट रिसोर्सेज एट द बैक ऑफ हिज पेपर. तो ये चीज जरूर करनी है, करके देखो. अभी तक अगर ऐसे लिख रहे हो, अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, राइटर्स ब्लॉक आ रहा है, बीच में रुक जा रहे हो, तो 20 से 25 मिनट्स दोनों ऐसे के लिए, नॉट फॉर वन ऐसे, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 minutes ईच और 15 minutes ईच. ठीक है. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. देन इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं अलग से आपको बताता हूँ. इंट्रोडक्शन देखो कैसे लिख सकते हो. सो एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो. व्हाट इज एन एनेक्डोट? इट्स अ स्टोरी. एनेक्डोट is basically a story. Suppose the topic is impact of digitalization on modern society. उसमें क्या लिखोगे आप कि मेरी दादी जी थी, when my grandmother first saw me swiping on a tablet, she recalled the days when dialing a phone was considered cutting edge. The journey from rotary phone to digital tablet signifies more than technological advancement. It mirrors the transformation of our society. इतना आपने लिख दिया. Examiner is engaged. Examiner is engaged. आपने ये नहीं लिखा digitalization stands for XYZ. Modern society is a society which is modern. People start with basic definition. आपने क्या किया, आपने एक एनेक्डोट दे दिया. अब एनेक्डोट, अब यहां पर भाई अंकित भाई का क्वेश्चन था कि कहां से आएगा एनेक्डोट्स, कहां से आएंगे, तो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं, दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू. प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. ओके, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. हाउ, व्हाट डू आई मीन बाय प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ? भाई मेरे को कोई भी टॉपिक दे दो, अगर आप मुझे एनी टॉपिक, गिव मी एक्स वाई जेड एनी टॉपिक, आई यूज टू प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ. मेरा स्ट्रेंथ क्या था? ओके, मेरा था कि आईआर में मैं अच्छा था. इंटरनेशनल रिलेशन जो मुझे पता था कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल अरीना. आई न्यू अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स. ओके, कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है. ओके, देन आई यूज टू रीड ऑन जेफरे आर्चर. जेफरे आर्चर की किताब पढ़ता था, वहां से कुछ आइडिया बोरो कर लिया. बट आप में से कुछ हैं जिनका आर्ट आर्ट एंड कल्चर इज वेरी स्ट्रांग. आप में से कुछ हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रांग. ओके, दे नो देयर पॉलिटिकल कंसेप्ट. सम पीपल, ओके, दे आर वेरी स्ट्रांग इन साइंटिफिक एस्पेक्ट. दे कैन इंट्रोड्यूस दैट इन द एनेक्डोट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मेरे पास ज्यादा आइडिया नहीं होते थे, लेकिन आई यूज्ड टू क्राफ्ट माय एसे इन सच अ मैनर कि मेरे पास आईआर और वर्ल्ड हिस्ट्री और मे बी इंटरनल सिक्योरिटी विच आर वेरी वेल पार्ट ऑफ द जीएस सिलेबस, लेकिन उसके तरफ मैं मोड़ देता था. आई यूज्ड टू टर्न माय एसे टुवर्ड्स दैट. सो आपको कुछ भी पता है, सपोज यू नो अ लॉट अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, यू आर अ नर्ड, you are a World War II nerd, or you are an anime nerd. Anime, I have seen people write, okay, storylines from anime. You can write that. You can write Narcos. Narcos देख लिया तो maybe there is a question on drug trafficking, or maybe how to counter this drug menace. Narcos देखा है. Pablo Escobar के बारे में anecdote दिया. Okay, Pablo Escobar was once the richest man in the world, and his wealth, how did he generate? Right? Exporting cocaine. And you can write something. एनेक्डोट में एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने फेस की है, विच आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस. जब भी स्टोरी लिख रहे हो, so there is a very good chance कि स्टोरी आप कंसाइज नहीं कर रहे हो. स्टोरी आप कंसाइज नहीं कर रहे हो. आपकी स्टोरी क्या है, 4 पन्नों तक जा रही है. तो आपका इंट्रोडक्शन जो आइडियली एंड हो जाना चाहिए था 1.5 पेज या 2 पेजेस मैक्सिमम, वो कहां तक जा रहा है, 3, 4, 5. क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, तो आपको एनेक्डोट भी प्लान करना है दोस्त, पीछे के पेजेस में. ओके, नहीं, फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हो. फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हो. इट इज इट्स लाइक अ कैनवस.
कैनवस होता है ना, जैसे आर्टिस्ट को कैनवस दे दो, उसको बोलो कुछ बना दो, तो वो क्या करेगा, कलर फेंकेगा उस पे, कलर करेगा, थोड़ा सा ऑयल कलर यूज करेगा, मे बी ही विल यूज वाटर कलर, ही विल यूज एवरीथिंग. सो इट इज योर कैनवस. व्हेन यू आर राइटिंग, तो अपना जो क्रिएटिव एनिमल है उसको कैसे भी आप एग्जिबिट कर सकते हो. ओके, ठीक है. तो ये चीज आप ध्यान रखना, देर इज नो वन करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन है, तो आप एनेक्डोट क्या दोगे. ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट पे. सपोज विमेन एम्पावरमेंट इतना सिंपल नहीं आएगा, लेकिन सपोज यू आर राइटिंग द थीम ऑफ द एसे विमेन एम्पावरमेंट, कुछ फेमिनिज्म से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है, और उनके एम्पावरमेंट की बात हो रही है. या विमेन इन साइंस एंड टेक, बहुत पॉसिबल है कि विमेन इन स्टेम आ जाए, तो कैसे कर स्टार्ट करोगे. तो सपोज एनेक्डोट, एक एग्जांपल देता हूँ. शी वॉज पेसिंग अप एंड डाउन द कॉरिडोर. शी वॉज वेरी नर्वस. शी हैड ऑर्डर्ड a very expensive machine from Germany, and she had used all of her savings. There was excitement, there was apprehensions, and there was nervousness. What if it fails? Okay, but she didn't knew that 30 years down the line, this one decision is going to change the face of India's science revolution. And her name was Kiran Mazumdar Shaw Biocon. छोटा है, सिंपल है, इम्पैक्टफुल है ना. कैन वी से दैट. गीता पढ़ते हो, सपोज यू आर रीडिंग गीता. गीता से इतने सारे एनेक्डोट है, आपने कुछ गीता में पढ़ा, महाभारत में पढ़ा. ओके, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो. आई विल नॉट से, सी, अगर कुरान से लिख रहे हो, सपोज कुरान लिख रहे हो, तो ये अंडरस्टूड रहेगा दैट यू आर अ मुस्लिम कैंडिडेट. अगर बाइबल से लिख रहे हो, ओके, सो मोर और लेस it will be assumed that you are a Christian candidate. और अगर गीता से लिख रहे हो, तो obviously it will be assumed you are a Hindu candidate. So अपने आप को बचाना है, अपने आप को बायस से बचाना है. सपोज you are fearful of the fact कि अगर मैं if I write from this, ठीक है, तो हो सकता है कि double edged sword है basically. हो सकता है the examiner might have sympathy for you. Okay, he might say कि यार ये this person, okay, so he has written from his own text. ठीक है, so ये डबल एज स्वॉर्ड है. आई विल नॉट रिकमेंड माई सेल्फ कि अगर आप लिखो जाके, लेकिन अगर आप चांस लेना चाहते हो तो कर सकते हो. ओके, सो इट कैन गो आइदर वे. बायस से अपने आप को बचाना. मे बी द एग्जामिनर डजंट केयर वेदर यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन. ये ऐसा भी होता है ना, कुछ बहुत अच्छे भी एग्जामिनर्स होते हैं, मैक्सिमम एग्जामिनर्स अच्छे होते हैं, दे डोंट गिव डैम. ओके, लेकिन बायस से अगर बचाना है, ओके, मे बी दैट ब्लैक शीप, ओके, अमंग दोज पीपल. ठीक है. सो आई गिव यू एन एग्जांपल एनेक्डोट के लिए क्या कर सकते हो आप. थोड़ा सा एनेक्डोट को मैं और करता हूँ. सो एनेक्डोट जब आप लिखोगे, तो व्हाट इज एन एनेक्डोट. so anecdote, it's a brief story or personal experience that illustrates a point. Okay, और इसको जब आप effectively यूज करोगे, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है, बिकॉज इट ब्रेक्स द मोनोटनी. मैक्सिमम पीपल दे स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन. अगर आप एनेक्डोट लिख रहे हो, तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है. तो उसके लिए सबसे पहले रेलेवेंस जरूरी है. जो लिख रहे हो भाई, वो रेलेवेंट है कि नहीं, इज इट रेलेवेंट और नॉट. ब्रेविटी मतलब क्या होता है. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द विट, ऐसा बोला जाता है ना. व्हाट इज ब्रेविटी. ब्रेविटी मतलब होता है कीपिंग इट कंसाइज. मतलब राम कथा नहीं लिखना है, रामायण पूरी आपने स्टार्ट किया. ओके, व्हेन सीता माँ सॉ दैट डियर, शी सेड टू लॉर्ड राम, प्लीज आई वांट दैट डियर. लॉर्ड राम वेंट, और उसके बाद आप शुरू हो गए, जटायु जी आए एंड ही फॉट विथ रावण, और फिर कैसे किष्किंधा, मतलब खत्म हो गया, पन्ने ही खत्म हो गए. एंड इट इज वेरी पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल टू गेट गेटिंग कैरिड अवे. लिख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कब आप 5वें पेज पे पहुंच गए, इंट्रोडक्शन ही नहीं खत्म हुआ. तो उसकी तैयारी कहाँ होगी, उसकी तैयारी होगी लास्ट के पेज पे. जहां आप रफ कर रहे हो, तो वहां एनेक्डोट भी ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि मैं क्या लिखूंगा, कितना लिखूंगा, कहां पर स्टॉप करना है. 1.5 पेज, दैट्स इट. 1.5 पेज इज मैक्सिमम. ओके, उससे ज्यादा नहीं. और पूरा सोच के करना है. ओके, और देन देर आई रिमेम्बर राइटिंग एन एनेक्डोट जहां पर ह्यूमन ट्रस्ट के बारे में था.
द टॉपिक वाज ऑन ह्यूमन ट्रस्ट। तो मैंने उसमें लिखा भाई मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, एक बार मैं कोचिंग से आ रहा था। ओके, एक एक बार मैं कोचिंग कोचिंग से आ रहा था, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है बाबू। ओके, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। सो ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि एक एक एग्जांपल दिया था मैंने कि देयर वाज दिस ह्यूमन ट्रस्ट के ऊपर था। आई रिमेंबर राइटिंग, आई थिंक इन इनसाइट्स आई रोट दिस, और काफी वेल रिसीव्ड था वो एनेक्डोट। उसमें था, आई 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 एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट, आई लिव इन मुखर्जी नगर, वंस आई वाज आई वाज कमिंग बैक आफ्टर आफ्टर टेकिंग अ लेट नाइट क्लास, और मेरे पीछे एक आदमी था और फिर मैं बहुत डर गया, एंड देन व्हेन आई मैं एक डिटोर ले लिया मैंने, और फिर वो मुझे कॉल करने लगा। ओके, एंड देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी, तो मैं भागने लगा। ओके, जब मैं घर आया तो देखा कि मेरा बैग का चेन खुला हुआ था और उससे बहुत सामान गिर गया था। एंड इट वाज पॉसिबल दैट गाय वाज, ओके, दैट गाय वाज कॉलिंग मी टू क्लोज माय चेन। तो ये दिखाता है दैट हम इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं। ओके, सो ऐसा लिखो। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो एनेक्डोट लिख दिया, एंड द एग्जामिनर, द इवैल्यूएटर वाज सो हैप्पी reading that thing. Okay, so you never know what clicks with that the evaluator. तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। ओके, उस तरीके इस तरीके की चीजें कर सकते हो। हाँ, हो सकता है भाई उसी ने खोला होगा, चलो ठीक है ये। एनीवेज, एंगेजिंग स्टार्ट होना चाहिए, एंगेजिंग स्टार्ट होना चाहिए आपका। डोंट बी ओवर ड्रामेटिक, बूम बैंग ऐसे नहीं करना। स्टार्ट स्टार्ट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। ओके, start in a very sophisticated manner, start interestingly. How you can do that? Okay, maybe catch the attention, आपके coherence से attention catch होगा। boom bang लिखने से नहीं होगा। boom bang said, said this person, ऐसे नहीं होता है। you have to engaging start का मतलब क्या होता है कि interesting statement हो, coherent structure हो, और एक लाइन से दूसरा लाइन जब आप फुल स्टॉप लगा के एक लाइन से दूसरे लाइन पे जा रहे हो तो सेंस बने कि भाई ये ठीक है, स्टोरी सेंस की है। कुछ भी स्टोरी चिपका दिया, 10 एनेक्डोट याद करके गए थे और टॉपिक आया ही नहीं, तो कुछ और स्टार्ट कर लो। मे बी स्टार्ट विद अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, दैट इज फाइन। लेकिन एनेक्डोट लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं करना। ओके, सो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप रियल एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो, अपने ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हो। और ऑथेंटिक स्टोरीज में ऑथेंटिक आप ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, मान लो कुछ मिथोलॉजिकल स्टोरी है या इस टाइप की चीजें आप कर रहे हो, दैट ऑल्सो हैज टू साउंड ऑथेंटिक। मेड अप ऐसा ना पड़े कि यार ये क्या लिख रहा है। ओके, मेड अप बच्चों जैसे ही हरकत कर रहा है। ओके, मे बी आप कुछ ऐसा लिख रहे हो कि इट्स वेरी ओवर द टॉप, पर्सनल सीथ है, ऐसा नहीं करना है। देन आप डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज पेंट यूज कर सकते हो टू पेंट अ पिक्चर फॉर द एग्जामिनर। मतलब एग्जामिनर अगर पढ़ रहा है, शी वॉज पेसिंग डाउन द हॉलवे, शी वॉज वेरी नर्वस, a drop of sweat appeared on her brow. Okay, and when she she had invested all her savings, तो एग्जामिनर सोच रहा है, ओके, किरण मजूमदार शॉ है, तो वो जब यंग थी तो बायोकॉन कैसे स्टार्ट किया था उसने, तो शी वाज पेसिंग डाउन द हॉल, स्वेट आ रहा है। यू नो व्हाट इज, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई से यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। मतलब यू हैव टू पेंट अ पिक्चर फॉर द पर्सन, यू हैव टू पेंट अ पेंट अ पिक्चर कि वो कुछ सोचने लगे। ऐसा नहीं है इतना ब्लैंड है डिलीवरी आपके एनेक्डोट की, इतनी ब्लैंड है कि कोई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट हैज टू शो अ क्लियर मैसेज, इट हैज टू हैव एन इमोशनल कनेक्ट। ओके, आपके इमोशंस इन्वोक करना होगा, एंड हाउ इट विल हैपन, बाय प्रैक्टिस ओनली। एज मेनी एनेक्डोट्स यू कैन प्रैक्टिस। ओके, यू कैन कलेक्ट एनेक्डोट्स। मे बी कोई डीएम है, उसने जैसे अभी एक डीएम थी ना यूपी की, डीएम जो थी यूपी की, जिसने एक गांव में, विलेज में 75 ईयर्स के बाद वाटर लेके आई थी। यू रिमेम्बर दैट अनन्या गुप्ता और सम यस, सम आईएएस ऑफिसर ऑफ यूपी कैडर, और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप वो लिख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इंटेग्रिटी के बारे में, तो वहां पर आप वो उस भाविया मित्तल, आई थिंक व्हाट वाज हर नेम, सम मिस मित्तल, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो।
So you have to be very alert when you are reading the newspaper. You have to be very very alert when you are reading the newspaper. ठीक है? Then transition smoothly. Anecdote के बाद आपका जो rest of the body है, it has to have a link with your anecdote. मतलब कुछ भी कहानी लिख दिया, ऐश ने पिकाचू को पकड़ा, पिकाचू ने थंडरबोल्ट यूज किया, और उसके बाद लिख रहे हो साइंस हैज एडवांस्ड वेरी फार. इस टाइप की बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है? ओके, इस टाइप की बेवकूफी नहीं करनी है कि आपका एनेक्डोट कुछ और है, आपका एनेक्डोट कुछ और है, और आपका बॉडी कुछ और है. एनेक्डोट हैज टू बी रेलेवेंट. देयर नीड्स टू बी अ लिंक. देयर नीड्स टू बी अ लिंक. यू हैव टू शो अ लिंक कि भाई क्या लिखा है तुमने, उसका कुछ है. मे बी एग्जामिनर को इनिशियली समझ ना आए, लेकिन जैसे ही वो बॉडी पढ़े उसको समझ में आए, ओके एनेक्डोट इसने ऐसे लिखा है. एनेक्डोट के समय मार्क्स नहीं मिलते हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एनेक्डोट आप पूरा एग्जामिनर पढ़ लेता है, उसके बाद अगर आप ये भी दिखा सकते हो, बॉडी यूज करके दिखा सकते हो कि जो मैंने एनेक्डोट लिखा है, जो मैंने स्टोरी लिखा है 1 पेज में, 1.5 पेज में, दैट हैज रेलेवेंस टू द बॉडी, दैट हैज रेलेवेंस टू द टॉपिक. ओके, ठीक है? सो इस ये इंपॉर्टेंट, आपको एक ट्रांजिशन करना जरूरी है. प्रैक्टिस करो और अवॉइड ओवर यूज. हर जगह पे मत डालो. अगर जहां पर वेलकम नहीं है, सपोज द स्कोप ऑफ द टॉपिक इज सच कि आपको एनेक्डोट समझ ही नहीं आ रहा, एनेक्डोट आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा, इसमें क्या ही लिख सकता हो, तो कुछ और यूज कर लो ना. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यूज कर लो. मे बी गिव अ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, दैट इज ऑल्सो फाइन. आप ये सोच के देखो, ऑब्सेस नहीं करना. एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो. इंट्रोडक्शन पे ऑब्सेस नहीं करना है. You can always change the game in your body and conclusion. That is fine, because that is the last thing that the examiner will read. Okay. Yes, you can use a personal story. That is perfectly fine. And you can use a first person. That is also perfectly fine. I told you, it's a canvas. Use as many colors, as diverse colors as possible. Okay. All right. So, introduction जो है, उस पे obsess नहीं करना. अगर नहीं समझ आ रहा है, टाइम निकला जा रहा है, तो बॉडी और कंक्लूजन पे यू कैन चेंज द गेम. एंड बाय द वे, कंक्लूजन इज द लास्ट थिंग दैट द एग्जामिनर विल रीड. अगर उस पर्सपेक्टिव से देखो, तो लास्ट का बॉडी, कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है? और इंगेज करने रीडर को. सी, दिस इज वन ऑफ दी, बहुत ध्यान से सुनो, एनेक्डोट जो है ये वन ऑफ दी, इट्स व्हाट, इट्स वन ऑफ दी वेज. एंड वेयर एज you think that it is the only way. आपको ऐसा बताया जाता है. एनेक्डोट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज. अभी देखो क्या हुआ था भाई, एक टॉपर थी, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, 2014-15 की टॉपर थी. उन्होंने बोला मैंने एनेक्डोट लिखा. ओके, मैंने एनेक्डोट लिखा. भाई पूरे राजेंद्र नगर और करोल बाग को ये सर्दी लग गई एनेक्डोट की. अब सभी लोग एनेक्डोट ही लिख रहे हैं. उससे पहले पीपल यूज टू राइट इन डाइवर्स मैनर. अब क्या कर रहे हैं, ऑल एवरीबॉडी इज राइटिंग एनेक्डोट. कोई सेंस नहीं बन रहा है एनेक्डोट्स का. इफ यू आर राइटिंग एनेक्डोट्स, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. सो डोंट फॉलो द ट्रेंड. एनेक्डोट समझ आ रहा है लिखो, नहीं समझ आ रहा है मत लिखो. वन ऑफ द वेज है, नॉट द ओनली वे है. अब बाकी का बात करते हैं. यू कैन स्टार्ट विथ rhetorical questions as well. rhetorical question में क्या है? ओके, सपोज टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन मॉडर्न सोसाइटी. तो आप एग्जामिनर से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो. How many times do we reach out to our smartphone? Okay, are we merely checking messages, or are we witnessing a shift in the very fabric of human interaction? और फिर अपना बॉडी स्टार्ट कर दो. इंट्रोडक्शन 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है. इंट्रोडक्शन 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है. इंट्रोडक्शन 1.5 पेज में भी खत्म हो सकता है. एनेक्डोट लिख रहे हो तो 1.5 पेजेस तक जा सकता है. रिटोरिकल क्वेश्चन यूज कर रहे हो तो 3 लाइन में खत्म हो सकता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. There is absolutely no hard and fast rule when it comes to writing an introduction. Okay, you can use a quotation. किसी भी किसी भी फिलोसोफर का, किसी भी अगर डेविड गॉगिन्स का यूज कर लो. ओके, यू कैन यूज एलॉन मस्क ने कुछ कहा है, आपको याद है. ओके, नाइकी का है, लेट ओके जस्ट डू इट. ओके, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट एनी प्रोवर्ब आल्सो. प्रोवर्ब, जापानीज प्रोवर्ब यूज कर सकते हो. देन यू कैन यूज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू अ नीति आयोग रिपोर्ट, दैट इज आल्सो फाइन. ओके, ऑब्सेस नहीं करना है.
ये नहीं सोचना है कि भाई उस बंदे ने 2 पेज का एनेक्डोट लिखा है तो मेरा 3 लाइन का इंट्रोडक्शन इज इंफीरियर इन एनी वे. योर 3 line introduction can create more impact when compared to maybe substandard anecdote of some other person. Don't fall into that trap. Okay, you can have a contrast. Okay, contrast भी यूज कर सकते हो आप. So उसमें आप जैसे क्या यूज कर सकते हो, डिजिटलाइजेशन पे है तो 20 साल पहले जो न्यूज था इट वाज मेंट एज अ मॉर्निंग पेपर. और आज के डेट में क्या हुआ, आज के डेट में न्यूज हमें इंस्टेंट मिल रहा है. ओके, वेयर आर वी हेडिंग? तो यू कैन यूज अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो. देन हिस्टोरिकल रेफरेंस दे सकते हो कि भाई 1450 में गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्ट किया था टू पब्लिश द बाइबल्स, उसने कभी नहीं सोचा था कि आज के डेट में इतने आगे हम चले जाएंगे. This is also a good introduction. You can start with a provocative statement also. Ask questions. This is, a sister concern of a rhetorical statement also. Okay. Rhetorical statement जैसे आप देते हो उसी तरीके से provocative statement, one which basically asks the examiner to think. Yes अभी भाई, आजकल जैसे कोर्ट वाले ही ऐसे आ रहे हैं तो क्या ऐसे ऐसे को दूसरे एक के कोर्ट करना सही रहेगा? आजकल जैसे कोर्ट, अच्छा कोर्ट वाले एसेज आ रहे हैं तो क्या ऐसे ऐसे को दूसरे के कोर्ट करना सही होगा? बिल्कुल सही रहेगा. दैट इज ऑल्सो फाइन. अगर कोहेरेंट है, देखो एक ही रूल है, देयर इज ओनली वन रूल कि सेंस बनना चाहिए, सेंस होना चाहिए. बिल्कुल इंट्रोडक्शन में दूसरा कोट आप दो. अगेन आई एम टेलिंग इट्स अ कैनवस, यूज एज मेनी कलर्स एज पॉसिबल. ओके, एक ही रूल है कि सेंस बनना चाहिए. देयर नीड्स टू बी अ कोहेरेंस. अगर आप लिख रहे हो, सपोज आपसे पूछा गया है ए, उसके आसपास का कुछ आप लिख रहे हो, दैट इज फाइन. लेकिन अगर ए पूछा गया है और आप लिख रहे हो बी टॉपिक का इंट्रोडक्शन, दैट इज नॉट फाइन. सो देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ लिंक, और लिंक जो है इमीडिएटली समझ आ जाए फिर भी ठीक है. इंट्रोडक्शन का लिंक विद द टॉपिक इमीडिएटली समझ आ जाए फिर भी ठीक है. और यू कैन यूज द बॉडी एंड द कंक्लूजन. Okay, you can use the body and the conclusion as well to make the examiner make the examiner believe कि तुम्हारा introduction has relevance. That is also fine. Okay, ठीक है. Then you can use a narrative hook as well. आप किसी you can maybe write a story भी लिख सकते हो. Okay, नरेटिव हुक होता क्या है बेसिकली? ओके, सो बेसिकली आप एक ब्रीफ नरेटिव यूज कर सकते हो जो थीम के तरफ एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, ये आपका एक तरीके से फाउंडेशन है. जैसे एक पूरा, मान लो स्कूल बनाना है आपको, कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके नीचे जो फाउंडेशन है, ओके, दैट कैन वर्क एज अ नरेटिव. वो नरेटिव आप यूज कर सकते हो उसमें. और उसका एग्जांपल जैसे है, सपोज अभी हमने बात किया इसके बारे में, मॉडर्नाइजेशन डिजिटलाइजेशन के बारे में, तो सैरा जो है एक 70 साल की रिटायरी है, पेंशन धारी है. एंड शी फाउंड हरसेल्फ एट अ कोडिंग वर्कशॉप अलोंगसाइड टीनेजर्स. This unlikely scenario isn't a plot from a fictional tale, but a testament to how digitalization has changed the society. आप ऐसे लिख सकते हो. देन एक डिस्क्रिप्टिव इमेजरी आप प्रोवाइड कर सकते हो. तो एनेक्डोट का छोटा भाई है. ओके, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव इमेजरी क्या है? इट्स अ यंगर ब्रदर ऑफ एनेक्डोट. ओके, उसमें क्या है, यू कैन आस्क द एग्जामिनर सोचने के लिए. इमेजिन करो एग्जामिनर साहब, ऐसा ऐसा वर्ल्ड जहां पर आपके पास जॉब नहीं है. ओके, तो आपको कैसा लगेगा? यही चीज 13% इंडियंस को लगती है. वेक अप एंड डू नथिंग द एंटायर डे. ओके, इस तरीके से लिख सकते हो. सोचो एग्जामिनर साहब, अगर आपके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ओके, करने को जॉब नहीं है, व्हाट विल हैपन टू यू? इमेजिन. ऐसे कर सकते हो. ओके, यू कैन गिव एन एनालॉजी और मेटाफर. ऑलराइट, एनालॉजी क्या है? कंपेयर कर सकते हो कि डिजिटलाइजेशन जैसे हमारे लिए है वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18 सेंचुरी के लोगों के लिए था. यू कैन इवन गिव करंट इवेंट रेफरेंस. ये सबसे मेरा फेवरेट है. वाई? सब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप सभी न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो. करंट इवेंट रेफरेंस पता करना बहुत कुछ याद रहा आपको. सपोज आप सितंबर में लिख रहे हो पेपर, और आप फरवरी में आपने कुछ पेपर में पढ़ा था, वो आप लिख सकते हो. दैट इज फाइन. ओके, देन फिलोसॉफिकल थॉट. ऑब्वियसली जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर है, फिलोसफी है, दे कैन ऑलवेज राइट दैट. हमेशा ये आप लिख सकते हो. प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो कैसे वंस ही गेव एन एलेगरी ऑफ केव, उसके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव विथ रिगार्ड्स टू इंट्रोडक्शन?
ओके सो अब मैं बॉडी पे आता हूँ, इंट्रोडक्शन इज सॉर्टेड, अब मैं बॉडी पे आता हूँ। तो बॉडी में क्या करना है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। देन पीछे में जो मैंने बताया था रफ में, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक मॉडल है उसका नाम है सब्जेक्ट मॉडल। सो व्हाट इज दिस सब्जेक्ट मॉडल? तो सब्जेक्ट मॉडल जो है, एस स्टैंड्स फॉर सोशल साइंस। सब्जेक्ट में SUBJECT, इसको यूज करके आप अपना इंश्योर कर सकते हो कि मैं मैक्सिमम डायमेंशंस कवर कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट में एस जो है सोशल साइंस को दिखाता है, तो उसमें सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उस टॉपिक का सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका सिस्टमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसमें आप पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन देखोगे। ओके, यहाँ पर एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको, अगर मैं एस है सब्जेक्ट में, एस है सब्जेक्ट में, अगर एस है तो मुझे लिखना ही लिखना है सोसाइटल डायमेंशन पे। नहीं समझ आ रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। अगर कुछ रेलेवेंट मुझे याद नहीं आ रहा है उस टॉपिक पे तो मैं नहीं लिखूंगा। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू। देन यू में यूटिलिटीज पे आ जाओ। क्या अर्बनाइजेशन से कुछ रिलेटेड हो सकता है? क्या उसका यूजेबिलिटी है उस पर्टिकुलर टॉपिक का? ओके। देन बी फॉर बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस आप देख सकते हो। ओके, क्या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बायोस्फीयर से रिलेटेड कुछ है उसमें, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। अगर मुझे डिजिटलाइजेशन पे ऐसे लिखना है, उसका इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या है, ये चीज आप प्रेशर में नहीं सोच सकते हो। आपको लगता है इसका क्या ही यूज है, इसका यूज है वहां पर प्रेशर में जब दिमाग नहीं चलता है, तो दिस एक्रोनिम, दिस कैन एक्ट एज एन एंकर, जिसके तरफ आप बार बार देख सकते हो। जैसे नॉर्थ स्टार नहीं होता, ट्रैवलर्स क्या यूज करते हैं, नॉर्थ स्टार को यूज करके अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। अच्छा ये नॉर्थ ध्रुव तारा है, नॉर्थ स्टार है, इसके अकॉर्डिंग मैं साउथ चलूंगा, नॉर्थ चलूंगा, राइट? इसी तरीके से ये जो एक्रोनिम है, यू कैन मेक योर ओन एक्रोनिम एज वेल। एक एक्रोनिम है चंद्रमोहन गर्ग का, ऑल इंडिया रैंक 25, 2016 आई गेस। उन्होंने स्पेक्लिक मॉडल बनाया था और वो काफी पॉपुलर हुआ था। उसमें एस स्टैंड्स फॉर सोशल, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, एंड सी स्टैंड्स फॉर कल्चरल, एल स्टैंड्स फॉर लीगल, और लीगल जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, एंड एच स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से आप अपना भी बना सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इसमें देखो जे स्टैंड्स फॉर जस्टिस एंड एथिक्स, तो उसका कुछ जुडिशियल इम्प्लीकेशन है। भाई GS2 पढ़ते हो इतना, उसमें अगर आपको पता है कि देर इज सम लॉ और देर इज मे बी सम जजमेंट, मेनका गांधी जजमेंट है, इतना आप यूज कर सकते हो, उसको हर जगह पे यूज कर सकते हो। दैट इन दी मेनका गांधी जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that the scope is of article 21 is now expanded, and life and liberty is not restricted to mere animal existence. Okay, ऐसा भी लिख सकते हो, सज्जन सिंह केस, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अगर ऑब्वियसली रेलेवेंस, एट द एंड ऑफ द डे रेलेवेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्ती नहीं घुसाना है। ओके, एथिकल स्टैंड पॉइंट आप कर सकते हो। देन ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट क्या है, उसका इकोनॉमिक इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, मॉडर्नाइजेशन लिख रहे हो, ग्लोबलाइजेशन लिख रहे हो, अगर डिजिटलाइजेशन का क्या है। ओके, इट इज सेड दैट अकॉर्डिंग टू अ इन्फोसिस रिपोर्ट, और अकॉर्डिंग टू अ मैकेंजी रिपोर्ट, और अकॉर्डिंग टू अ नीति आयोग रिपोर्ट, डिजिटलाइजेशन इन XYZ स्पेस कैन क्रिएट 10 लाख जॉब्स। दिस विल हेल्प। ओके, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस। ओके, उससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। सी स्टैंड्स फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव आर्ट्स, वहां का कल्चर से क्या रिलेटेड है, कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो आप डिस्कस कर सकते हो। क्रिएटिव है वो डिस्कस कर सकते हो। ओके, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल साइंसेस। ओके, टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल साइंसेस, तो टेक्नोलॉजी से क्या रिलेटेड है, बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के आप लिख सकते हो। और थियोरेटिकल, क्या थ्योरी कुछ है ऐसा। ओके, थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आप लिख सकते हो वहां पर। इज देयर एनी थ्योरी दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द करंट कंटेक्स्ट, करंट कंटेक्स्ट में कोई थ्योरी ऐसी है जो डिस्कस हो रही है, आप उसको बिल्कुल ला सकते हो। सर्न में, सर्न यू गाइस नो व्हाट इज सर्न, तो सर्न है वहां पर एक तरीके से जो वहां का पार्टिकल एक्सेलरेटर वाला वो हो रहा है, वो आप लिख सकते हो। ओके, दिस थिंग इज हैपनिंग, और हम बोस बोस हिगन्स के बहुत पास हैं, वी आर जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको रीच करने में, यू कैन राइट दैट। ओके, आप टॉपिक सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। ऑल योर बॉडी, जो बॉडी में जितने भी, सपोज आपने सब्जेक्ट यूज करके या स्पेक्लिक यूज करके ये सोच लिया कि अच्छा मैं इसमें इन्वायरमेंटल पॉइंट्स लिखूंगा, मैं इसमें XYZ पॉइंट्स लिखूंगा। ओके,
सो आप क्या कर सकते हो, हर बार एग्जामिनर को याद दिलाओ, सब हेडिंग्स यूज करना। सबसे पहली बात, सब हेडिंग्स जैसे आपको मैंने बताया था बॉक्स करके, आप सब हेडिंग्स यूज कर सकते हो। द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, दिस कैन बी अ सब हेडिंग। द लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द जुडिशियल पर्सपेक्टिव, द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिजिटलाइजेशन, ऐसे करके आप लिख सकते हो। सो दिस विल गिव हाइजीन की जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, कि आपके पन्नों में 14-15 पेज में जो लिख रहे हो तो एक हाइजीन आ जाएगा। एम्पल पैराग्राफ्स, मतलब आई हैव सीन पीपल की एक पैराग्राफ में पूरा ऐसे खत्म कर दिया। दिस इज वेरी टैक्सिंग फॉर द एग्जामिनर। एग्जामिनर को मजा नहीं आता है एक सिंगल पैराग्राफ पढ़ने में। Take it from me, if you are going to use multiple paragraphs, if you are going to use subheadings, maybe you can also use flowcharts. That is also fine. Flowcharts दिखा दो। Maybe you are giving a perspective, a different perspective, और उसमें आपने फिलिस्तीन और इजरायली कन्फ्लिक्ट वो दिखाया, तो इसराइल का मैप बना दो ना। इसराइल का मैप बना दो। हाउ हाउ यू कैन मेक द इजरायली मैप, ऐसे होता है ना इजरायली का, इसराइल इज लाइक दिस राइट। वहां पर दिखा दो कि यहाँ पर गाजा है जी, और यहाँ पर वेस्ट बैंक है, एंड जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा अपना लिंक करके ऐसे के टॉपिक से, है ना, और वो है ठीक है। सो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं आप, जीएस का यूज कर दो फ्लो चार्ट, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ओके, गिव स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स, डोंट राइट इन वन सिंगल पैराग्राफ, दैट्स व्हाट आई से टू मेंटेन द हाइजीन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई एविडेंस दे रहे हो, सपोज लिंक टू द पेपर, लिंक टू द पेपर, द लिंक टू द टॉपिक, सॉरी। अगर आप कुछ एविडेंस दे रहे हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, यहां पर आपको पेज की कमी नहीं है। अनलाइक जीएस जहां पर 2 पेज 3 पेज का आपको वो रहता है, यहाँ पर आपको पेज की कमी नहीं है, तो आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगेन, पीछे में लास्ट पेज में आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं लीगल पर्सपेक्टिव कितना देर दूर तक खींचना है मुझे। एक पेज में मैं लिखूंगा कि आधे पेज में लिखूंगा, फिर स्टॉप कर जाओ। एक बार आपका लीगल पर्सपेक्टिव खत्म है तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ यार मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है लीगल पर्सपेक्टिव लिखने में। डोंट बी दैट लाइक दैट गाय, ओके, कि मुझे तो यार इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा लगता है, आई हैव राइटिंग 5 पेजेस इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, ये नहीं करना है। अगर पीछे में द द रफ दैट यू हैव डन इन द लास्ट पेज, दिस विल बी योर गाइड। वो बोल रहा है कि स्टॉप करना है, अगर आपने खुद लिखा है कि मुझे स्टॉप करना है 1.5 पेज के बाद ऑन द लीगल पर्सपेक्टिव, आप स्टॉप करेंगे, पीछे बार बार देखते रहेंगे फॉर द गाइडेंस। ओके, देन ट्रांजिशंस आप यूज कर सकते हो। ओके, कनेक्टिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि फर्दर मोर, इन एडिशन, हेंस फोर्थ, इस टाइप के वर्ड यूज करके एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन कर सकते हो। मान लो सपोज आपको सब हेडिंग्स यूज नहीं करना, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव लिख लिया, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आ रहे हो, तो यूज फर्दर मोर, यूज फर्दर मोर, वी कैन टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करते रहना। एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इट माइट अपीयर ब्लैंड। हर पर्सपेक्टिव अगर आप दे रहे हो, सपोज 10 डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हो, लीगल, जुडिशियल, इन्वायरमेंटल, एथिकल, हिस्टोरिकल, बहुत सारे पर्सपेक्टिव दे रहे हो, लेकिन जो उसका लिखने का स्टाइल है दैट इज मोर और लेस एक ही है। कहीं कहीं पे अचानक से आप रेटोरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आफ्टर अ सब हेडिंग, सब हेडिंग दिया, और छोटा सा एनेक्डोट 3 लाइन का, 4 लाइन का एनेक्डोट, 4 लाइन का रेटोरिक, 4 लाइन का कोटेशन, कुछ इस टाइप का डाल दिया, सो एग्जामिनर विल गेट सरप्राइज्ड। अभी आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि 14 पेज कब खत्म हो जाए पता नहीं चलना चाहिए, दैट इज एक्चुअली व्हाट यू शुड एस्पायर टू। एग्जामिनर, आई हैव रेड एसेस जहां पर जब खत्म हुआ है तो मैं भूल गया कि मैं इवेलुएट कर रहा हूँ। आई हैव डन इवेल्युएशंस ऑफ एसेस जहां पर मेरे को दुख हुआ था कि यार ये खत्म क्यों हो गया, इतना मस्त लिखा है इसने, इतना मस्त लिखा है, ये खत्म क्यों हो गया। सो अगर ये फीलिंग आ जाए, इफ यू आर एबल टू इलिसिट दिस फीलिंग इनटू द एग्जामिनर, कि आपका ऐसे खत्म हो जाए और उसको लगे ओ मैं तो यहाँ इवेल्युएशन करने के लिए बैठा हूँ, यहाँ यूपीएससी भवन में इवेल्युएशन करने के लिए बैठा हूँ, भूल ही गया था, इतना अच्छा ऐसे लिखा है इसने। अगर ये अचीव कर लिया तो यू हैव अचीव परफेक्शन इन योर एसेस, एंड यू कैन बी श्योर ऑफ गेटिंग 160 एंड 170, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर 150 तो मिनिमम आ ही जाएंगे आपके। ओके, थोड़ा सा दयालु है तो 170 खींच देगा आपका, और 170 मींस
आपका आपके कंपटीशन से 50 नंबर का फासला हो गया। जो काम जीएस नहीं कर पाया, जो काम आपका ऑप्शनल नहीं कर पाया, वो काम आपका ऐसे कर पाया। ओके, 50 नंबर्स इज अ ह्यूज डिफरेंस टू मेक अप। ओके, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 160 170 आते ही हैं। बहुत लोगों के आए हैं, टॉपर्स के तो आई हैं। ओके, ये चीज है। देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगर आप दे रहे हो, सपोज आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, ओके, ग्लोबलाइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से अच्छी चीजें हो रही हैं, उसके साथ आपने क्या किया कि एक वी आर ऑल्सो लूजिंग आवर फैमिली स्ट्रक्चर एंड किड्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को एड्रेस करना होगा, बताना पड़ेगा, सिर्फ स्टेट कर देने से नहीं होगा। सिर्फ आप स्टेट कर दिया कि ये देखो काउंटर आर्ग्यूमेंट है जी, अब मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, उसके बाद बाई कंपल्शन में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, मत दो। कंपल्शन से कुछ नहीं करना है, दिस इज योर वर्क ऑफ आर्ट। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज योर वर्क ऑफ आर्ट, ये आपका कैनवस है। पेंटिंग अच्छी करोगे तो लोग एडमायर करेंगे, जबरदस्ती की पेंटिंग करोगे तो नो बडी इज गोइंग टू एडमायर, वो पता चल जाएगा आपको। ओके, स्टे ऑन टॉपिक, दिस आई विल से टू यू। हमेशा टॉपिक, और एग्जामिनर को भी याद दिलाओ कि तुमको पता है कि टॉपिक क्या है। सो जनरली जब सब हेडिंग्स डाल दोगे आप, एक्स वाई जेड, सपोज दिस इज योर सब हेडिंग, तो उसके बाद एग्जामिनर को एक बार समरी दे दो फर्स्ट लाइन में, कि आपको पता है कि अच्छा टॉपिक क्या है। दिस कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी, जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि भाई ये बह नहीं गया लड़का। ओके, इस लड़के को पता है या इस लड़की को पता है दैट व्हाट टू राइट। एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो, एथिक्स के लिए जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ चिपका सकते हो। जो एग्जाम्पल्स किसी किताब में पढ़े, ट्विटर पे पढ़ा, यूट्यूब में वीडियो देखा, चिपका दो। क्लैरिटी शुड बी देयर एट ऑल टाइम्स। क्या लिख रहे हो खुद को पता होना चाहिए। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि लिखते लिखते भूल ही गया कि किस टॉपिक पे लिख रहे थे, जिस एनेक्डोट को लिख रहे हैं उसी में इतना खो गए कि एनेक्डोट को ही बनाते बनाते दूसरी जगह चले गए। दिस शुड नॉट हैपन, ऑलवेज आईज ऑन द टॉपिक। पैराग्राफ को बैलेंस रखना है। ओके, पैराग्राफ को बैलेंस रखना है, लेंथ शुड बी मोर और लेस सेम। अगर आप, यू कैन यूज एज मेनी पैराग्राफ्स एज पॉसिबल। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि 10 पैराग्राफ होने चाहिए, 14 पैराग्राफ होने चाहिए, ऐसा नहीं। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, यू कैन हैव 30 40 50 पैराग्राफ्स, अगर वो आपके हाइजीन में या आपके प्रेजेंटेशन में हेल्प कर रहा है। if it is helping you in your presentation, you can use as many paragraphs as possible. There is no rule as such। कितने, पता नहीं, आई थिंक कुछ लोग बोलते हैं कि 10 पैराग्राफ या 14 पैराग्राफ होने चाहिए, ऐसा कोई रूल है ही नहीं जो मैंने सुना है कि 10 पैराग्राफ 14 पैराग्राफ होना चाहिए। देन यू कैन रिवाइज एंड रिफाइन। एक बार आपने सब हेडिंग को सपोज एक पर्टिकुलर डोमेन को एड्रेस कर दिया, तो उसके बाद क्या करना है, उसको थोड़ा सा देखना है कि यार मैं सही जा रहा हूं ना। मेक अमेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई रिवाइज? टू मेक अमेंड्स दोस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज बताता हूँ, क्या होता है ना कि पीपल, सपोज एक पन्ना बेकार हो गया, आपको लगा यार मैंने क्या लिख दिया, ओके दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, सो देन रिकवर ना। आप क्या करोगे, रोने लगोगे। रिकवर करो नेक्स्ट पैराग्राफ में। अगर सपोज यू हैव गॉन ऑफ टॉपिक फॉर सम रीजन, ध्यान आपका भटक गया या लिखते लिखते कहीं और चले गए आप, दैट हैपेंस, दैट इज वेरी ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन अगर यू पीपल स्टार्ट क्राइंग फॉर रियल, पीपल स्टार्ट क्राइंग व्हेन दिस हैपेंस, एक पेज खराब हो गया तो रिकवर कर लो। ऐसे भी एग्जामिनर जो है वो आपका होल को मार्क्स देगा, एक पैराग्राफ को मार्क्स नहीं देने वाला है। दैट इज फाइन। ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, मेक अमेंड्स इन दी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, डोंट कट। एक चीज लोग क्या करते हैं कि सपोज उन्होंने लिखा ऐसे 4 पेज लिख लिया, 40 मिनट हो गए, और मान लो कि उनको लगा कि यार ये ऐसे कहीं जा नहीं रहा है, सो क्या करो कि मेक अमेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में तुरंत वापस आ जाओ टॉपिक पे, डोंट कट इट फॉर गॉड सेक। ओके, डोंट कट इट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या कर सकते हो आप, कंक्लूजन शुड बी डायनेमिक, इट शुड मेक एन इम्पैक्ट। इट इज वेरी नेसेसरी दैट योर कंक्लूजन शुड मेक एन इम्पैक्ट। सो उसमें क्या कर सकते हो, यू कैन रीस्टेट दी थीसिस, जो भी चीजें आपने लिखी हैं उसको समराइज कर सकते हो, जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको समराइज कर दो। लेकिन एज इट इज मत करना, ब्लैंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंक्लूजन इज सो इंपॉर्टेंट दैट कंक्लूजन is going to influence your marks more or less, because it is the last thing that the examiner reads.
बहुत वाहियात ऐसे लिखा है, एग्जामिनर बोला कि इसको तो मैं नंबर नहीं दूंगा, 50 नंबर दूंगा इसको मैं टोटल, लेकिन कंक्लूजन इतना प्यारा लिखा कि एग्जामिनर वहीं पर पिघल गया। अरे यार ठीक है, इतना भी खराब लड़का नहीं है ये 50 नंबर नहीं, चलो 60 नंबर दे देते हैं इसको। ऐसा होता है, दिस हैपेंस, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इवेलुएटर। आई हैव इवेलुएटेड सो मेनी कॉपीज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, दिस इज दैट इज सेंट ऑन द मेन ग्रुप, वहां पर देखो तो मुझे पता रहता है बहुत ही बेकार लिखा है आंसर, कुछ कंटेक्स्ट ही नहीं है, लेकिन कंक्लूजन थोड़ा दमदार लिखा है, तो ऑब्वियसली 2 की जगह 3 मिल जाते हैं, ऐसा होता है। दिस इज एन इनसाइट दैट ओके यू गेट ओनली आफ्टर चेकिंग पेपर्स, पता चलता है कि यार एज अ ह्यूमन आप क्या सोचते हैं व्हेन यू आर इवेलुएटिंग द आंसर शीट्स। ओके, I'll tell you, थोड़ा सा अगर आपको पर्सपेक्टिव देना है तो देर आर सम पीपल, ओके, आई नॉट नेम देम, लेकिन किन्हीं लोगों का पेपर चेक करता हूं तो आई गो इनटू ऑटोमेटिक मोड। आई गो इनटू ऑटोमेटिक मोड कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखा, मतलब एक एक लाइन ध्यान से, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, एक बार समझ आ गया कि यार इसको कंटेक्स्ट पता है कैसे लिखना है, इसको कंटेंट कैसे पता है, सब चीज पता है इसको, तो अच्छा लिखा होगा, तो ऊपर ऊपर से आप देख लो, ओके इफ ही हैज रिटन दिस पॉइंट, कंटेक्स्ट इसका क्लियर है, टिक मारते जाओ। और जब ये होता है तो ये चीज आपके मार्क्स में भी, जितना आप एग्जामिनर का काम कम करोगे एग्जामिनर आपको उतना रिवॉर्ड करेगा, ये चीज आप हमेशा याद रखना। एग्जामिनर का काम आप जितना कम करोगे, वेदर इट इज एसए और जीएस और योर ऑप्शनल, एग्जामिनर का काम जितना होगा सूदिंग टू द आईज, इफ योर पेपर इज सूदिंग टू द आईज डजंट मीन यू हैव अ कैलीग्राफिक राइटिंग, योर राइटिंग कुड बी बेकार हो सकता है आपका राइटिंग, मे बी इट कैन बी चाइल्डिश, लेकिन प्रॉपर स्पेसिंग दिया हुआ है, सब हेडिंग्स है, ओके समझ आ रहा है, लिखने के लिए वो ए है कि सी है कि डी है, उसके लिए अपने आंखों के पास नहीं लाना पड़ रहा है, दैट इज फाइन, उतना उतना ही कर लो आप, दैट इज ऑल्सो फाइन। और अगर एक बार एग्जामिनर ऑटोमेटिक मोड में चला गया ना, एक बार एग्जामिनर ऑटोमेटिक मोड में चला गया, देर इज नथिंग विच विल होल्ड यू बैक, आराम से नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके। ओके, समराइज कर सकते हो की पॉइंट्स, दैट कैन बी वन 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 थिंग दैट यू कैन डू। ओके, अगर वो नहीं करना है, ओके यू कैन सिंथेसाइज, ओके डोंट समराइज, तो उसमें क्या है बेसिकली, डोंट लिस्ट दी पॉइंट्स कि ओके ये है जी, ये है जी, ये मैंने ऐसे लिखा, लीगल पर्सपेक्टिव मैंने ये लिखा है, डियर एग्जामिनर दिस इज माय कंक्लूजन, आई हैव रिटन एक्स वाई जेड टॉप ऑन दी एक्स वाई जेड टॉपिक, ये नहीं होता है समराइज करना, डजंट मीन समराइजिंग। समराइजिंग होता है बेसिकली आपको एक लिंक देना होता है, एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट मैं इसको बोलता हूँ, कंक्लूजन नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। वट एवर यू हैव रिटन टिल नाउ, उस पे आपका कितना फेथ है वो दिखता है, वट एवर यू हैव रिटन उस पे आपका कितना फेथ है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर कंक्लूजन और क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, और वो आपको एग्जामिनर को ट्रांसमिट करना है, दैट मिस्टर एग्जामिनर और मिस एग्जामिनर, आई हैव total faith and because of this is my closing argument and whatever I have written from a point of view of this thing। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, सो यू कैन प्रोवाइड अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, आप जो जो भी लिख रहे हो टॉपिक्स, ओके उसको थोड़ा सा आप ब्रॉड करके, वट एवर टॉपिक यू हैव रिटन उसको, एक तरीके से समरी ही है, लेकिन वो क्या है कि मल्टीपल डायमेंशंस को आप एक तरीके से सिंथेसाइज करके एक जगह लिख रहे हो। ओके, कोई भी नया इंफॉर्मेशन नहीं करना है कंक्लूजन में, नया इंफॉर्मेशन, नया स्ट्रक्चर, नया कुछ थ्योरी आपको नहीं डालना है, कंक्लूजन इज ओनली मेंट टू शो योर कन्विक्शन फॉर वट एवर यू हैव रिटन। अगर नया इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, नया पर्सपेक्टिव भी डाल रहे हो, तो इट शोज द एग्जामिनर कि भाई ये लड़का या लड़की इसको पता नहीं था कि ये क्या लिख रहा है या लिख रही है, ओके शी डजंट नो और ही डजंट नो व्हाट ही हैज रिटन, और ये क्या है, कंफ्यूज्ड है, अभी तक इसको पता नहीं चला है कि वट एवर पर्सपेक्टिव आई हैव इंट्रोड्यूस्ड वो उस पे इसका कन्विक्शन है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, सो एग्जामिनर हैज टू नो दैट व्हाटएवर यू हैव रिटन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अ पोजीशन ऑफ कन्विक्शन। ओके, यू कैन एंड विथ एन ऑप्टिमिस्टिक, एक ब्लैक पिलिंग मत करना वहां पर जाके, इंडिया इज डूम्ड, विश्व गुरु इज डूम्ड, ये वो, यू कैन एंड विथ ऑप्टिमिज्म, उसको कंसाइज रखो। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट नया ऐसे नहीं बनना चाहिए, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो वो नया ऐसे नहीं बनना चाहिए, इट शुड बी लिंक्ड टू योर बॉडी। ओके, यू कैन रिवाइज एंड रिफाइन एज मेनी टाइम्स यू कैन रिवाइज, और देख सकते हो कि क्या मैंने जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट लिखा है दैट इज पास आस पास है कि नहीं बॉडी के, ओके इज दैट शोइंग माय कन्विक्शन टू द पॉइंट्स दैट आई हैव मेंटेन्ड इन द बॉडी और नॉट, बस इतना है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव।
any doubts that you guys might have? Flow of writing is very important. एक ट्रांजिशनिंग मैंने बताया था ना आपको कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, so that is very important. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो लिंक होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में. नया ऐसे बीच में आप स्टार्ट कर रहे हो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये पहले क्या लिख रहा था अभी क्या लिख रहा है. ओके, दैट शुड नॉट बी देयर. एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव, यू कैन प्लीज आस्क. सिंपल लैंग्वेज यूज करना. सिंपल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. राइट एज मच एज यू कैन. उसके लिए लिखो, उसके लिए पढ़ो और लिखो. रीड द न्यूज़पेपर, रीड द आर्टिकल्स एंड राइट. और वो देखो, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम ना. नहीं बन पाते हैं, इसके आगे क्या ही बोलोगे आदमी. तो उसके लिए एक ही उपाय है, एज मेनी टाइम्स. अगर आपका लेवल 70 मार्क्स का है, अभी 70 नंबर लाने का है, तो चलो ठीक है 150 नहीं पहुंच पाओगे यार, लेकिन कुछ अमेंड्स करके, बेसिक अमेंड्स करके 110 120 तो ले आओगे. और फिर बाद में ऑप्शनल में देख लेंगे हम लोग. यहाँ पर ये नहीं ना है कि सभी के 170 आएंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं. एवरीबडी विल गेट अ मार्क्स ऑफ वेरिंग डिग्री. समबडी विल गेट 70, समबडी विल गेट 80. लेकिन आपका लेवल अगर 110 का है, उसको अमेंड्स करके 150 कर लो. एसए पे रिलाई करो अपना मार्क्स को बूस्ट करने के लिए. लेकिन अगर आपका लेवल 70 का नहीं लिखा जाता है एसए, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर करके 110 120 एवरेज तो ले आओगे, ताकि डिसएडवांटेज ना हो. मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को जितने आ रहे हैं उतना आपको आना चाहिए. दैट इज 110 120. ओके, एंड दैट इज वेरी डुएबल. नो मैटर हाउ मच यू थिंक कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, यू कैन डू दैट. लेकिन अगर आप एवरेज हो अभी, तो यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ टू दी द टॉपर रेंज 150 to 170. ओके, कुछ टॉपर से उनके एसेज आप पढ़ सकते हो. एक विक्रम ग्रेवाल जी हैं, आईएफएस, सो उनका पढ़ सकते हो. विक्रम ग्रेवाल, उनका एसेज काफी अच्छा है. ऑल इंडिया रैंक 51 थे. और आप पढ़ सकते हो अपूर्वा गुप्ता का, ऑल इंडिया रैंक 39. शी गॉट द हाईएस्ट, 178 आया था इनको एसए में. अपूर्वा गुप्ता का रैंक था 39. ओके, सो इस तरीके से बहुत लोगों के एसेज आप पढ़ सकते हो. एक अनुदीप दुरी शेट्टी जी थे, ऑल इंडिया रैंक 1, अभी आईएएस ऑफिसर है, और 2017 बैच के. उनका आप पढ़ सकते हो. ठीक है. हमेशा एक और चीज याद रखना, बैलेंस स्टैंड रखना है. आप एक्सट्रीम स्टैंड्स नहीं लेना है. मतलब आपने स्टार्ट किया तो कंक्लूजन आपने खुद ही दे दिया बॉडी में कि जी ये तो होगा ही नहीं. आपको क्या करना है, एक एनालिसिस प्रेजेंट करना है कि देखो जी ऐसा होता है वैसे होता है. बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट आपको बैलेंस्ड व्यू पॉइंट मांगेगा, राइट. दे आर गोइंग टू आस्क फॉर बैलेंस्ड व्यू पॉइंट. ठीक है. सो एनी मोर क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव? आई थिंक दैट इज इनफ व्हेन इट कम्स टू, यू कैन नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ. प्रैक्टिस करोगे अब इतना गाइडेंस एक लेवल तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिसिंग से ही आएगा. यस भाई. I actually think while writing essay, I used to write essays, so just from the experience, I've seen people go very methodical over them, or people neatly present the dots and slightly connect them like a tapestry. I think at the end, it's the writer that has to really figure out what he wants, what his writing style is, or how he's comfortable writing. He shouldn't really fret over it. I mean, it's just my 2 cents though. Yes, see, absolutely what he has said is a very good point. I'll tell you one thing. जब फीलिंग नहीं आएगी ना आपके अंदर से, फ्रॉम इंटरनली यू आर नॉट गेटिंग दैट फीलिंग. ओके, दैट ओके मैंने ऐसे लिखा है, बहुत आप लिख रहे हो एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ जीएस आंसर, बहुत ही, अगर आपका मेथोडिकल वे में आप लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग इन अ वेरी रोबोटिक वे, ओके दिस इज विमेन्स का एम्पावरमेंट है, तो भाई घुसाना ही है विमेन्स एम्पावरमेंट को, कैसे भी करके जबरदस्ती डाल रहे हैं. योजना में कुछ पढ़ लिया और उसको दिमाग में रख लिया, तो उसको कहीं प्लेस कर रहे हैं, प्लेसमेंट हो रही है. वैसा नहीं करना है. यू हैव टू फील व्हाट यू आर राइटिंग, एंड दैट फीलिंग इज गोइंग टू गेट ट्रांसमिटेड. एंड आई हैव रेड, ये मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, आई हैव रेड दिस इन टॉपर स्टॉक ऑल्सो. एक लेडी थी, हर नेम वाज, I'm not all India rank 51 again. She was also all India rank 51, and she said that okay, she was writing the essays, और वो check करवा रही थी किसी से,
एंड उनकी जो फ्रेंड थी वो खुश नहीं थी, एंड शी आस्क्ड कि व्हाई यू आर नॉट हैप्पी विथ माय एसेज, एंड शी सेड कि यार ये बहुत रोबोटिक है आप, और देन शी रोट एन एसे व्हिच वाज राइट फ्रॉम द हार्ट, इमोशन था उसमें। लेकिन ये भी इमोशन का मतलब बह जाना नहीं होता है। इमोशन का मतलब होता है वट एवर पैराग्राफ्स यू हैव रिटन, वट एवर सब हेडिंग के नीचे आप लिख रहे हो, जो भी सब हेडिंग के आप नीचे लिख रहे हो, तो वो आपको ऐसे लिखना है विच इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, विच इज यू आर इमोशनल अबाउट इट। आप हर पॉइंट को फील कर रहे हो कि यार मैं इसमें बिलीव करता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रांसमिट। यस यस प्लीज। No, actually, I don't know. I couldn't. Maybe I failed to make a point. That's not what emotion is. What not exactly I meant. ओके। What I wanted to tell was, mm, if a person's strength is really projecting how a thing should be done, he should really go onto the specifics and write it. There are people I've seen. They go into the specifics and they do it good. But again, there are people who are not like that. They just present things, they skirt through the topics, and then they can make a neat interlink between them that makes a coherent sense. Kind of dichotomy. I just wanted to tell a person has to figure out where they stand at the spectrum, and then that would make their proclivities clear to them so that they have a strategy built exactly for them. That's what I wanted to say. The writing style they possess, the way they think through things. That's what I wanted to tell, because they have to write 1,000 to 1,500 words at the end. It's not 100 word where they can manage it off. That's what I wanted to tell. Hello. यस ओके, आई एम सॉरी। So whatever you said, yes, I understand. Okay. Whatever you said, it is completely true. So see, the thing is that whatever way you are comfortable, that is fine. There is no one way to write the essay, right? That is fine. Okay. सब headings लिखना जरूरी है नहीं, बिल्कुल नहीं। सब heading एक तरीके से आप लिख सकते हो। You can write the sub headings, that is fine. आप लिख सकते हो। लेकिन what I told you about connecting points, कि अब आप लीगल वे में लिख रहे हो, लीगल एस्पेक्ट लिख रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप सपोज ट्रांजिशन करना है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, यूज कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक फर्दर मोर, दिस कंसेप्ट कैन मैनिफेस्ट इन द इन्वायरमेंटल डोमेन एज वेल। तो वो ट्रांजिशन हो गया, दैट इज फाइन। बस एक पैराग्राफ चेंज कर दो, सब हेडिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है, लिख सकते हो। ओके, लिख सकते हो, दैट इज फाइन। सब हेडिंग अगर यूज करोगे तो थोड़ा सा मेरे मेरे पर्सनल व्यू में अच्छा लगता है देखने पे, थोड़ा सा वो लगता है कि सिस्टमैटिक है। दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स, any questions or any comments that you wish to make? Okay, so the paper is uploaded, on the main group. Okay, you can write that. Okay, you can write that. Or I think majority of you have subscribed to the 28 test, right? तो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी किया है 28 टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लेना, और पीयर इवैल्यूएशन हो सकता है, वी कैन डू पीयर इवैल्यूएशन। ग्रुप पे डाल देना, जो हमारा वो है चैटिंग ग्रुप है, उस पर डाल सकते हो आप, वहां से पीयर इवैल्यूएशन कर लेंगे। बाकी जो सब्सक्राइब टू दैट 28 टेस्ट, उनको आप लिख सकते हो, जब भी लिखो यू विल गेट दैट इवैल्यूएशन बैक, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, सो आई थिंक द क्लास वाज गुड। चलो।